आज आप जो जॉब करते हैं, जिस घर में रहते हैं और जिस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये सब नेचुरल है? क्या ये हमेशा से ऐसा था? या किसी ने कभी ये डिसाइड किया कि दुनिया का सिस्टम ऐसा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई ऐसा इंसान था जिसने इस पूरे सिस्टम को चैलेंज किया? सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि उसकी जड़ों तक को पूछा कि ये सब क्यों है? हाँ, और उस इंसान का नाम था कार्ल मार्क्स और उसका एक साथी फ्रेडरिक एंगल्स। और जिस किताब की हम आज बात करने वाले हैं वो किताब थी द जर्मन आइडियोलॉजी। एक ऐसी किताब जो लिखने के बाद 100 साल तक छुपी रही, पब्लिश ही नहीं हुई। लेकिन जब दुनिया ने इसे पढ़ा तब पता चला कि ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें सोसाइटी अपनी असली शक्ल देख सकती थी। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन इस सफ़र को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। 1945 का साल यूरोप में एक अजीब सी बेचैनी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी फुल स्विंग में था, फैक्ट्रीज चल रही थी, शहर भर रहे थे, लेकिन अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब की ज़िंदगी फैक्ट्री में 14-14 घंटे काम करने के बाद भी वही थी, बाजरे पर। इस माहौल में दो नौजवान कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ब्रसेल्स में बैठकर एक ऐसा टेक्स्ट लिख दिया जो जर्मन फिलॉसफी की दुनिया को सर के पल गिरा दिया। मार्क्स की उम्र थी उस वक्त 27 साल, एंगल्स की उम्र 25, लेकिन जो सोच रहे थे वो किसी बूढ़े फिलोसोफर की सोच से कम नहीं था। और यहाँ पहला क्यूरियोसिटी गैप आता है। ये किताब आखिर छुपी क्यों रही? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पब्लिश क्यों नहीं हुई? इसका जवाब खुद मार्क्स ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट माइस की क्रिटिसिज्म के हवाले कर दिया गया था, यानी चूहे खा गए थे। मजाक में कहा, लेकिन सच में पब्लिशर्स ने इंटरेस्ट तक नहीं दिखाया। कंजर्वेटिव यूरोप में ये आइडियाज़ इतने एक्सप्लोसिव थे कि कोई छापना ही नहीं चाहता था। और ये टेक्स्ट 1932 तक, यानी मार्क्स की डेथ के ऑलमोस्ट 50 साल बाद ऑफिशियली पब्लिश ही नहीं हुआ। अब असली सवाल इस किताब में क्या था समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि उस वक्त जर्मन फिलोसफी में क्या चल रहा था। हेगल, एक बड़ा फिलोसफर, ये कहता था कि दुनिया आइडियाज से चलती है, हिस्ट्री स्पिरिट की जर्नी है, कॉन्शियसनेस पहले आती है, रियलिटी बाद में। मार्क्स और एंगल्स ने ये सुनकर बेसिकली कहा, यार ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। उनका आर्ग्यूमेंट था कि पहले मटेरियल रियलिटी होती है, पहले इंसान को रोटी चाहिए, छत चाहिए, कपड़ा चाहिए, और उस नीड को, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो सिस्टम बनता है वो एक सोसाइटी बनाता है। आइडियाज़ बाद में आते हैं, रिलीजन बाद में आता है, फिलॉसफी बाद में आती है, पहले एग्जिस्टेंस बाद में कॉन्शियसनेस। ये कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और ये एक ऐसे बॉम्ब की तरह था जो पूरी फिलोसफिकल दुनिया में फूट गई। लेकिन रुके, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, ये सीधा आपकी और हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा था। सोचिए, आज अगर कोई कहता है कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं, तो ये एक आइडिया है, एक नैरेटिव है। लेकिन कार्ल मार्क्स और एंगल्स पूछते थे, ये आइडिया कहाँ से आया, किसने ये आइडिया फैलाया और किसे फ़ायदा हुआ इस आइडिया से? उसका जवाब था, रूलिंग क्लास के आइडियाज़ हमेशा रूलिंग आइडियाज़ होते हैं। मतलब जो लोग सोसाइटी में कंट्रोल में हैं, प्रोडक्शन में, रिसोर्सेज में, जिनके पास कंट्रोल है, वो ही आइडियाज़ भी कंट्रोल करते हैं। मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब वो टूल्स हैं जिससे डोमिनेंट क्लास अपना नैरेटिव मेंटेन करती है। और ये कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी, यही इस किताब का कोर है, द जर्मन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब वो फॉल्स कॉन्शियसनेस, वो झूठा सिस्टम ऑफ बिलीव्स जो आपको लगता है नेचुरल है, नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली वो किसी और के फ़ायदे के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, और आप विदाउट इवन रियलाइजिंग उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचें, पाकिस्तान में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जब कोई गरीब घर में पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि किस्मत। जब कोई अमीर घर में पैदा होता है तो लोग कहते हैं एबिलिटी, मेहनत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो फ्रेमिंग है, ये किस्मत वाला नैरेटिव किसने बनाया है और किसे फ़ायदा हो रहा है? मार्क्स और एंगल्स का यही पॉइंट है, यही पॉइंट था। आइडियोलॉजी काम करती है इनविजिबली, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी सोच को शेप करती है, आपके चॉइसेस को शेप करती है,
आपकी कॉमन सेंस को शेप करती है। और जब तक आप उस आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप कभी फ्री नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। ये द जर्मन आइडियोलॉजी का सेंट्रल मैसेज था। इस किताब में एक और क्रूशियल आइडिया था, डिवीजन ऑफ लेबर। मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि जब सोसाइटी में काम तकसीम होता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मैनेज करता है, कोई सिर्फ प्लान करता है, तो ये डिवीज़न एक एलिनेशन क्रिएट करती है। इंसान अपनी ही मेहनत से दूर हो जाता है। वो एक स्क्रू बनाना सीख लेता है और पूरी ज़िंदगी वही स्क्रू बनाता है विदाउट नोइंग इवन और विदाउट केयरिंग के वो स्क्रू किस मशीन में लगता है, वो किस पर्पस को सर्व करता है। और इस एलिनेशन से इंसान अपनी खुद की ह्यूमैनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्रिएटिविटी ख़त्म, पैशन ख़त्म, सिर्फ सर्वाइव करना रह जाता है। और यहाँ मार्क्स और एंगल्स एक यूटोपियन विजन प्रेजेंट करते हैं, जो उनके क्रिटिक्स ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन जो इनकी डीपेस्ट होप थी, उन्होंने लिखा कि एक आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी में इंसान सुबह हंट कर सकता है, दोपहर फिशिंग कर सकता है, शाम को वो तबसरा दिख सकता है विदाउट बीइंग परमानेंटली लेबल्ड किसी एक प्रोफेशन से। ये आइडिया फ्रीडम ऑफ होल ह्यूमन बीइंग, ये द जर्मन आइडियोलॉजी का दिल है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट जरूर है, क्योंकि मार्क्स और एंगल्स के क्रिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। ये जो यूटोपिया डिस्क्राइब किया गया है किताब में, कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इससे नहीं देखा है जो सोसाइटीज कम्युनिस्ट बनी, सोवियत यूनियन, चाइना, वो भी ऑपरेशन से खाली नहीं थी, बल्कि काफ़ी केसेस में और ज़्यादा ऑपरेसिव थी। तो क्या मार्क्स का विजन सिर्फ एक ब्यूटीफुल ड्रीम था? ये सवाल वैलिड है, और ऑनेस्ट जवाब ये है कि मार्क्स और एंगल्स ने एक तबसरा दिया था एग्जिस्टिंग सिस्टम पर। उनका अल्टरनेटिव विजन बहुत ब्रॉड था, डिटेल में नहीं था। और जो लोग बाद में उनके नाम पर सिस्टम्स बनाते रहे, वो इन दोनों की एक्चुअल राइटिंग्स से कितना दूर थे, ये एक अलग और एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बहस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका तबसरा गलत था। सोचें, आज के वक्त में इनइक्वालिटी रिकॉर्ड लेवल्स पर है। 1% लोग दुनिया की हाफ वेल्थ कंट्रोल करते हैं, 1%। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या देखेंगे, किस चीज़ से डरेंगे। कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है काफ़ी केसेस में। क्या ये मार्क्स और एंगल्स के रूलिंग आइडियाज़ वाली थ्योरी कंफर्म नहीं करता? क्या आइडियोलॉजी आज भी काम नहीं कर रही इनविजिबली आपकी सोच को शेप करते हुए? द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी शॉकिंगली रेलिवेंट है। लास्टली जोबी वैरिक ने ब्लैक फ्लैग्स में दिखाया कि कैसे एक इंसान का गुस्सा मूवमेंट बन जाता है। उसी तरह मार्क्स और एंगल्स ने द जर्मन आइडियोलॉजी में दिखाया कि कैसे एक सिस्टम के आइडियाज़ एक पूरी जनरेशन की सोच बन जाते हैं। दोनों केसेस में जो कोर लेसन है वो यही है, आइडियाज़ मैटर करते हैं, नैरेटिव मैटर करता है, और जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। द जर्मन आइडियोलॉजी पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इस एक सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढें, वो आइडियाज़ जो आप नेचुरल समझते हो, आप कॉमन सेंस समझते हो, कहाँ से आए हैं और किसे फ़ायदा हो रहा है उन आइडियाज़ से। क्योंकि जिस दिन ये सवाल आपने पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से आप थोड़ा और आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।